हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेया रसानिया। आप स्पोर्ट्स मेडिसिन से जुड़ी हैं। श्रेया, आपका स्वागत करते हैं। श्रेया, ये बताएं कि ये स्पोर्ट्स मेडिसिन होता क्या है और इसमें कब और कैसे आई? तो स्पोर्ट्स मेडिसिन थोड़ी अपकमिंग ब्रांच है। इसका भी हमारे ऊपर ही है कि हम कैसे एक्सप्लोर करें इसको, क्योंकि शुरुआत होती है एमबीबीएस से, जो कि जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी के लिए रहता है। इसके बाद एमडी अभी आ गया है, जो कि काफ़ी नया है। इससे पहले डिप्लोमा स्पोर्ट्स मेडिसिन हुआ करता था, बट एमडी का बस ये फ़ायदा है, थोड़ी हमारी इन डेप्थ स्टडी हो जाती है। और स्कोप की अगर हम बात करें तो फील्ड साइड तो है ही कि आप नेशनल गेम्स या किसी भी कैंप के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। उनके किसी भी नेशनल गेम्स के लिए 2 to 3 मंथ्स के कैंप होते हैं, आप उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। आप इवेंट्स में मेडिकल कवर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इंडिविजुअली काम करना है, आप एथलीट के साथ साथ फिटनेस पे भी बहुत काम कर सकते हो। तो स्कोप तो है, काफ़ी है, बट इट्स ऑन द डॉक्टर टू एक्सप्लोर कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। श्रेया, जैसे एमडी अब स्पोर्ट्स मेडिसिन में आ गया, ये बताएं कि भारत अब कितने स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स आप जैसे तैयार कर पा रहा है? तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल से 5 स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हर साल निकलते हैं, 4 से 5। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से अगर आप मान के चलें तो 15 to 16 स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट हर बहुत साल कम है, निकल रहे अभी हैं। भी हाँ कम जी। है। तो आई एम द 6th बैच ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशल डॉक्टर्स एमडीज फ्रॉम माय हॉस्पिटल। तो उस हिसाब से कम तो हैं, बट धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। एक स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड व्यक्ति जैसे आप, वो करता क्या है? दरअसल डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप बीमार हैं, बुखार हो गया तो आपको दवाई दे रहा है, या सर्जन है तो आपकी सर्जरी करेगा। आप करते क्या है? जैसे आपने बोला, बीमार हो गए, बुखार हो गया, अगर आप टीम के साथ हैं तो ये भी आपका काम है, क्योंकि वहाँ खांसी जुकाम बुखार भी आपको ही देखना है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन तो मेरा है कि एक तो आपकी कोई भी इंजरी हो, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमारा एसीएल भी होता है, या तो आपका कंप्लीट टीयर हो गया या पार्शियल टीयर हो गया, उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है या नहीं हो सकती। बिना सर्जरी के भी कुछ लोगों का काम चल सकता है, जिनको हम कोपर्स बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करना हमारा जॉब है। 3 पार्ट होते हैं मेरे प्रोफेशन के। एक है इंजरी प्रिवेंशन, कि इंजरी हो ही ना, उस हिसाब से आपका एक्सरसाइज उस हिसाब से ऑल्टर करें। एक है कि इंजरी रिहैबिलिटेशन, इंजरी हो गई तो हम उस पर कैसे काम कर रहे हैं कि आप वापस से आपके प्रीवियस परफॉर्मिंग लेवल पे जा पाएँ। और एक होता है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, कि आप जिस लेवल पे खेल रहे हो उससे हम ऊपर कैसे ले जा पाएँ आपको। श्रेया, पहले से ही शुरू करते हैं। इंजरी प्रिवेंशन, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? क्या क्या एथलीट्स को सजेस्ट करते हो? और ख़ास तौर पर जब बड़े खिलाड़ियों का जिक्र आता है, चूंकि क्रिकेट पॉपुलर है, तो पता चल जाता है कि इनकी ये इंजरी होगी। जैसे ऋषभ पंत एक एग्जांपल है, जसप्रीत बुमराह है, बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी होती है। तो इंजरी प्रिवेंशन कैसे होता है, और इंजरी प्रिवेंशन करवाते हो फिर भी इंजरीज कैसे हो जाती है? पहले तो कैसे होता है उस पर बात करते हैं, कि बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि आपका न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि रोटी सब्ज़ी चावल दाल हेल्दी डाइट है, पर हमें कभी नहीं बताया गया प्रोटीन कितना ज़रूरी है। हम इन जनरल ऑल ओवर द कंट्री ही हम प्रोटीन को अवॉइड करते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आजकल बात कर रहे हैं प्रोटीन ले लो, हम उनको लुक डाउन करते हैं कि सही नहीं बोल रहे, बल्कि इट्स फाइन, आपका जितना बॉडी वेट है कम से कम उतना प्रोटीन तो आपके डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रेशन और स्लीप बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हाइड्रेशन स्पेशली आपके गेम्स के दौरान, आप अगर एंड्योरेंस स्पोर्ट कोई कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहने चाहिए, क्योंकि उतना आपके स्वेट से आपका यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक्सरसाइज स्पेसिफिक होती हैं स्पोर्ट्स के हिसाब से। जैसे अगर हम फुटबॉलर्स की बात करें तो देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड फीफा 11, वो स्पेसिफिकली इंजरी प्रिवेंशन के लिए ही ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज है। ऐसे ही हर स्पोर्ट के लिए कौन सा मसल ग्रुप यूज़ हो रहा है, हम उसको उस हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। फुटबॉल में मार धाड़ बहुत होती है, तो हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर कैसे बचाते हो अपने प्लेयर्स को? बचाना तो फील्ड पे नहीं होता, बचाना तो हम उनको जो भी सिखा सकते हैं और फील्ड ही सिखा सकते हैं, कि कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज और सेट ऑफ एक्सरसाइज हम देते हैं। जैसे अगर हम लोअर बॉडी की भी बात करें, हमारे थाई में आगे की तरफ होता है क्वाड्रिसेप्स, पीछे की तरफ होता है हैमस्ट्रिंग। इसका एक स्पेसिफिक रेशियो होता है स्ट्रेंथ का 0.6। हम इसके जितने नियर होते हैं उतना आपका इंजरी का चांस कम हो जाता है। तो नियरेस्ट टू एन आइडियल रेशियो हम रहना चाहते हैं, जिसके लिए आपके रेगुलर टेस्ट होने चाहिए एज एन एथलीट, जिससे आप इतने पास हो पाएँ कि आपको इंजरी के चांस कम हो। और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक इंजरीज होते हैं। जैसे फुटबॉल में एंकल स्प्रेन बहुत कॉमन है, हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत कॉमन है। तो
आपकी इन मसल ग्रुप की स्ट्रेंथनिंग स्पेशली होनी चाहिए। आपने प्रिवेंशन का जिक्र किया, फूड का भी आपने जिक्र हाँ किया जी। कि फूड और डाइट भी हर गेम के हिसाब से किसी गेम के खिलाड़ी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका भी फर्क पड़ता है। कोई खिलाड़ी जो किसी खेल को खेल रहा है तो ये डाइट खाए, ये चीज़ पिए, ये ना खाए या ये ना पिए, तो उससे भी उसकी इंजरी के प्रति होने वाली कोई भी जोखिम कम होता है। तो डाइट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे हम गेम डे भी देखें तो गेम डे प्री गेम मील्स अलग होने चाहिए, जिसमें आपका थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ना हो, नहीं तो बॉडी को ज़्यादा मुश्किल होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आपका पोस्ट गेम विद इन 30 मिनट्स गोल्डन पीरियड होता है कि आपकी बॉडी ने इतना वर्कआउट करा है। अगर आप प्रोटीन लेंगे वो आपका जल्दी थोड़ा मसल हीलिंग में हेल्प करेगा, रिकवरी में हेल्प करेगा। और इन जनरल तो आपको, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, हम जनरल पॉपुलेशन के लिए बोलते हैं कि आपका मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन जाना चाहिए। मतलब आपके हर प्लेट के हर मील में यानी प्रोटीन किसी होना व्यक्ति चाहिए। का 80 किलो वजन है तो वो 80 ग्राम 80 प्रोटीन ग्राम आना चाहिए। मिनिमम। पर अगर आप एथलीट हो, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो आपका 1.2 टाइम्स, 1.4 टाइम्स, 1.6 टाइम्स तक जा सकता जब फिटनेस का भी जिक्र आता है है। तो बहुत सारे नए नए ड्रिल्स आते हैं। किसी ज़माने में ये होता है कि जब प्लेयर्स ने मैच खेल लिया तो उसके बाद वो आराम करते थे, लेकिन अब ये हो गया कि खेलने के बाद भी उनको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ग्राउंड में दौड़ाया जाता है। ये बताइए ये क्यों करते हैं अब? उसको प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा कूल डाउन के लिए करते हैं कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बाद आपके, तो हम एक चीज़ बोलते हैं जो मैं एथलीट्स को भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड करती हूँ कि प्री गेम वर्कआउट आपका डायनेमिक स्ट्रेचेस करने होते हैं, कि आपको स्ट्रेचेस कर रहे हो पर उनको होल्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही पोस्ट गेम स्टैटिक स्ट्रेचेस, कि आप स्ट्रेच कर रहे हो बॉडी को ताकि जो भी आपके मसल टीयर हुए हैं वो प्रॉपर अलाइन हो जाएं, ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। तो गेम के बाद बस रिकवरी के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी कराते हैं, कूल डाउन बोलते हैं उसको। आपकी भाषा में कूल हाँ डाउन। जी। इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, कि करते तो हैं ही प्लेयर्स पहले से, पर साइंटिफिकली बैक्ड, कि आइस बाथ का बहुत ट्रेंड चला था कि गेम के जस्ट बाद आइस बाथ, पर अभी नए स्टडीज़ आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ, कि 5 मिनट्स हॉट, फिर कोल्ड, फिर हॉट, फिर कोल्ड। तो ये जैसे जैसे साइंस अपडेट हो रही है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अपडेट आवरसेल्व्स। अब थोड़ी सी बात दूसरे मुद्दे पर, रिहैब पर। और रिहैब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंजरी हो गई, उस पर आपका बस नहीं चला, लेकिन इंजरी प्लेयर्स को सच में देखा जाए तो जो फील्ड में उसके चांसेस होते हैं और बहुत इंजरीज होती है, इसे आप रोक नहीं पाते। इंजरी होने के बाद बड़ा खिलाड़ी है तो उसको दोबारा खेलना है। अविनाश साबले जैसे हैं तो अभी वो इंजर्ड हो गए तो वापस रिकवरी कर रहे हैं, और बहुत सारे मामलों में सर्जरी भी होती है। आमतौर पर आम व्यक्ति सोचता है कि अगर उसको कोई सर्जरी हो गई तो उसका मतलब ये हो गया कि अब तो आप, अगर पाँव में सर्जरी हो गई तो इसका मतलब दोबारा कैसे चल पाएंगे। लेकिन देखा गया तो जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ऋषभ पंत है, कितना बड़ा उनका एक्सीडेंट और वो खड़े भी हो गए, दौड़ भी लगा रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तो बताएं ये रिहैब कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जिस वजह से खिलाड़ी रिकवर कर जाता है और सर्जरी को भी ओवरकम कर जाता है? पहले तो कोई भी इंजरी एक एथलीट की लाइफ के लिए सबसे डिप्रेसिंग फेज होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, कि उसको मोटिवेटेड रखा जाए किसी भी तरीके से। और जैसे कि आपने एग्जांपल दिए कि प्लेयर्स वापस जाते हैं ऑन फील्ड, ऐसे ही हमारे फॉलोअप में भी बहुत प्लेयर्स हैं जिनको हमें काफ़ी मोटिवेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि रिहैब अपने आप में, स्पेशली राइट आफ्टर द इंजरी, उसका एकदम प्रोटेक्टिव फेज चलता है जिसमें हम आपके बस रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं आपके, स्पेशली अगर आपकी सर्जरी हुई है, कि आप वापस से नॉर्मली चल पाएँ, आपका मूवमेंट पूरी आ जाए। उसके बाद हम स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे काम करना शुरू करते हैं। अब जैसे मोस्ट कॉमन इंजरी जिसके लिए सर्जरी होती है एथलीट्स की, हम ACL का एग्जांपल अगर लें, क्या तो होता है ACL? ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, हमारे घुटने का एक लिगामेंट होता है जो घुटने के नीचे की हड्डी, टिबिया, उसको आगे भागने से रोकता है। तो अगर किसी का टीयर हो जाता है, सबसे कॉमनली एथलीट्स को इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, जिसमें भी आपकी रनिंग या पिवटिंग एक्शन होता है, वो आपका मुश्किल हो जाता है होना। तो अगर आपका कंप्लीट टीयर है तो काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है सर्जरी होना। तो उसमें अगर हम रिहैब सोचें तो हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टेड फेज़ रहता है जो 4 से 6 हफ्ते चलता है, जिसमें हम एथलीट को, या तो अगर मेनिस्कस भी साथ में सर्जरी की है तो वॉकर के साथ चलाते हैं, क्रचेस के साथ चलाते हैं, हम उसको घुटना धीरे धीरे मुड़वाते हैं। उसके बाद हम उसके साथ साथ ही इनफैक्ट हम डे 1 से ही स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर देते हैं। पहले आपको बहुत बेसिक एक्सरसाइज देते हैं, फिर आपकी वेट्स के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं,
फिर हम आपकी रनिंग शुरू कराते हैं 5 to 6 मंथ्स से। उसके बाद आपकी जंपिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी, आपकी प्लायोमेट्रिक, एजिलिटी ड्रिल्स, जो सब आपके गेम में काम आएंगी। स्पोर्ट स्पेसिफिक रहता है वो, तो पूरा साइंटिफिक बैक्ड रहता है कि किस फेज़ में क्या शुरू करना चाहिए, पर बहुत ही एथलीट स्पेसिफिक भी होता है। और इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्री हैप, कि कोई भी अगर हम सर्जरी कर रहे हैं उससे पहले भी अगर एथलीट रेडी होगा, उसके मसल्स रेडी होंगे, हम किसी भी इंजरी के बाद एकदम उसको बेड रेस्ट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि स्पेशली फॉर एन एथलीट बहुत ज़रूरी होता है कि जितने टाइम आप रेस्ट पे रहोगे आपकी मसल्स उतनी ही जल्दी वेस्ट होनी शुरू होंगी, क्योंकि आप यूज टू हो उस तरीके की एक्टिविटी के लिए। तो मेरा पूरा प्रोफेशन ही इस हिसाब से है कि कितनी हम उसकी मसल वेस्टिंग, उसकी जो रेस्ट फेज़ है उसको कम करके कितनी जल्दी हम उसको ऑन फील्ड ला सकते हैं वापस। यानी खिलाड़ी को लंबे समय खड़ा रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मतलब स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो कि हेल्प करें उसको अर्ली रिकवरी में। मतलब रेस्ट चाहिए तो रेस्ट भी देना चाहिए ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम बिल्कुल ही रेस्ट दे देते हैं। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। आपने बताया परफॉर्मेंस एनहांसिंग, बड़ा ख़तरनाक शब्द। ख़तरनाक इसलिए कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग का जब भी जिक्र आता है तो उसके साथ साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है जिसे हम डोपिंग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स दुर्भाग्य से हर जगह परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कोई न कोई किसी तरह का ड्रग डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेते हैं, और इसके आए दिन आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो बताएं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग आपको करनी है और उसमें ड्रग्स भी ना हो, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? तो ये मेरे को स्पोर्ट्स मेडिसिन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट लगता है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, क्योंकि हम स्पेशली इंडिया में अभी उस लेवल तक भी नहीं पहुँचे हैं कि हम आइडियल तरीके यूज़ करके एक आइडियल परफॉर्मेंस लेवल तक पहुँच जाएँ। अब इसके लिए बहुत चीज़ें हम मेजर करते हैं, जैसे एक चीज़ हम बोलते हैं VO2, कि आपकी बॉडी कितने अच्छे से ऑक्सीजन इस्तेमाल कर पा रही है। आपकी और मेरी बॉडी इतने अच्छे से नहीं कर पा रही होगी जितने अच्छे से एक एथलीट की कर पाती है, क्योंकि उसकी मसल्स उस तरीके से यूज टू है, उसका लंग्स, उसके हार्ट उस तरीके से यूज टू रहते हैं। तो एक एस्पेक्ट जिस पे हम काम करते हैं कि उसका एक बेसलाइन हम VO2 ले लेते हैं, जिसके लिए बहुत तरीके होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिक मशीन भी है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा फील्ड टेस्ट भी होते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का यो टेस्ट रहता है। तो इससे हम एक बेसलाइन VO2 निकाल लेते हैं और उसका एक्सरसाइज उस स्पेसिफिक तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसका नेक्स्ट अगर हम 1.5 मंथ बात करें तो उसका VO2 रेज्ड है। ये हो गया आपका एंड्योरेंस किस तरीके से बढ़ाएं। इसके अलावा स्ट्रेंथ पे भी हम इसी स्पेसिफिक तरीके से काम कर सकते हैं कि हम एक बेसलाइन स्ट्रेंथ मेजर कर लें, उसी हिसाब से आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल इसी हिसाब से बनाए कि आपका एक आइडियल रेशियो, आइडियल स्ट्रेंथ की तरफ आप जा पाओ। इसके अलावा अगेन डाइट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम अगर किसी भी एथलीट से मिलते हैं तो किसी ना किसी एस्पेक्ट में वो पीछे हो रहा होता है इन सब चीज़ों में, तो हम उस एस्पेक्ट को पकड़ के उस पर काम करना शुरू करते हैं। साथ में और चीज़ों पे भी काम करते हैं, जैसे एजिलिटी, प्लायोमेट्रिक्स। इसके अलावा जैसे आपने डोपिंग की बात की, तो एथलीट का जितनी गलती होती है डोपिंग में उतनी ही कभी कभार उस इंसान की होती है जो उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर, कोचेस, सीनियर्स, डेफिनेटली मेजर तो इसी लेवल पे चल रहा है, बट कई बार कुछ डॉक्टर्स भी इस तरीके की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर को आइडिया नहीं होता कौन सी मेडिसिन डोपिंग में आ रही है, कौन सी नहीं डोपिंग में आ रही है। तो हमें स्पेसिफिकली ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि कौन या सी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा कि बहुत बार कुछ उदाहरण आते हैं कि किसी एथलीट ने, उसको खांसी हुई, बुखार आई और कोई उसने दवा ले ली और बाद में डोपिंग में पकड़ा गया। वो कहते हैं लेकिन फिर बाद में, लेकिन चूंकि रूल्स तो रूल्स हैं तो उसमें साबित नहीं होता। पता है ये क्या परेशानी होती है, और क्या कोई खांसी की दवाई लेने से या कुछ दूसरा ड्रग लेने से भी डोपिंग में फंस सकता है? हाँ बिल्कुल। तो फीवर, कफ, कोल्ड, इनके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं स्पेशली कफ के लिए, जो कि स्टिमुलेंट कैटेगरी होती है एंटी डोपिंग में, उसमें फॉल कर जाती हैं। तो अगर एक डॉक्टर को पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन इज़ इन दैट कैटेगरी, तो वो प्रिस्क्राइब कर देगा। इसमें एथलीट के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है कि एथलीट प्रूव करे कि उसने नहीं ली, और देन इट्स नॉट ऑन डॉक्टर। सो एक एथलीट को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो भी उसको दवाई दे रहा है, एथलीट को सबसे ऊपर, क्योंकि इट्स अब एथलीट के करियर पे है इन दी एंड सब कुछ। एंड में सारा एथलीट पे आ जाता है प्रूव करने के लिए कि उसने लिया है, नहीं लिया है, क्या लिया है। तो कोई भी कुछ भी प्रिस्क्राइब करे एक एथलीट को, उसको हमेशा पूछना चाहिए ये एग्जैक्टली है क्या,
और एथलीट को खुद भी अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन डोपिंग में है, कौन सी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर डॉक्टर। मैं भी जब MBBS थी मुझे नहीं आइडिया था कौन सी मेडिसिन डोपिंग में आती है, कौन सी नहीं आती है। तो ड्यूरिंग माई MD मेरे को थोड़ा सा अवेयरनेस आया है। तो एथलीट का अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। फिटनेस, एंड्योरेंस, आपका बिल्ट, इस बारे में बहुत बार बातें होती है और बातें ये होती है कि जो वेस्टर्न लोग हैं उन लोगों की बिल्ट आपसे अच्छी है, उनकी लंग कैपेसिटी आपसे अच्छी है, उनका मसल का मांस मसल अच्छा है, उनकी बोन्स ज़्यादा मजबूत है, और हम भारतीयों की उनकी तुलना में ये चीज़ें थोड़ी कम कमज़ोर होती है। तो बताएं, एक तो क्या ये बात सच है, और यदि सच है तो क्या अगर हमारे शारीरिक स्तर में ये कमी है तो क्या हम उनको कॉम्पीट कर पाएंगे? तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम लाइक वी आर बिल्ट डिफरेंट, एवरी एथनिक ग्रुप इज़ अलग थोड़ा बिल्ट होता है। तो उस हिसाब से जहाँ तक आप बात कर रहे हो कम्पीट कर पाएंगे या नहीं, कम्पीट तो हम कर रहे हैं, थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हमें इन जनरल इंडिया में डाइट पे कभी इतना फोकस करने के लिए दिया नहीं गया है कि हमें, अगेन अब आज भी मैं बात करती हूँ, अगर मैं अपने नोन लोगों से ही बात करती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन की, तो थोड़ा लुक डाउन किया जाता है कि क्या प्रोटीन लगा रखा है। हमें इन जनरल थोड़ा डाइट के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। हमें अपनी प्लेट में रोटी सब्ज़ी चावल दाल कम करके कहीं ना कहीं प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि मणिपुर से क्यों हमारे इतने अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे केरल से क्यों आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे, मतलब ये मेरी केरल से अंडरस्टैंडिंग एथलीट है। और मणिपुर से हाँ दूसरे जी, प्लेयर्स। बिल्कुल। तो हरियाणा में आपका थोड़ा न्यूट्रिशन तो थोड़ा तो ध्यान दिया जाता है उस हिसाब से। तो इन जगहों पे कहीं ना कहीं डाइट बाकी जगहों से थोड़ी बेटर है कि आपका, अब मैं नॉनवेज डाइट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर मैं बस ये बोल रही हूँ कि उसमें प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अगर आप वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन निकालें और आप उसको अपने डाइट में डालें। तो उस हिसाब से आपको अपने डाइट पे तो काम करना पड़ेगा हमें कि इन जनरल हमारा पूरा पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़े। बाकी जो आप बोन्स की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का विटामिन डी सनलाइट से आता है, ये हम सबको पता है। हमारे इंडिया में हम थोड़े से ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कपड़े पहनते हैं, ये हमारा कल्चर है। बट इन जनरल हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सन एक्सपोजर हम 15 मिनट दिन का सब रखें, जिससे लेकिन थोड़ा फिर गोरा वाइट। रंग काला ना पड़ जाए, अब ये दिक्कत आती रंग तो रंग है जो है हमारे से। है। आपने मांसाहार का जिक्र किया, नॉन वेजिटेरियन फूड, इसका एक उदाहरण जवागल श्रीनाथ है, वो शाकाहारी थे, तो बाद में जब फास्ट बॉलर बने तो कोचेज ने कहा कि भाई आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, अदरवाइज आप शायद ये फास्ट बॉलिंग लंबे टाइम तक ना कर पाए, इंजरीज हो जाएं। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो शाकाहारी थे पहले, बाद में, और उनको जब स्पोर्ट पकड़ा तो उनको मांसाहारी बनाया गया। एक तो ये बात कितनी सच है, और क्या मांसाहार प्लेयर्स के लिए खास तौर पर जो लंबी समय तक दौड़ते हैं या खेलते हैं कूदते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है? तो लंबे समय तक खेलना या कोई और स्पोर्ट्स वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। डिफरेंस क्रिएट करता है आपका मसल, और मसल के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन। अब वो अगर आप बस ईज़ नॉनवेज डाइट का ये होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका कैंप कहीं भी हो रहा है, आपको हर जगह वैरायटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड अवेलेबल होता है। भारत से बाहर नॉनवेज ही बिल्कुल, मिलता है और बिल्कुल, ज़्यादातर वही मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप अगर आपको वेजिटेरियन डाइट ही लेना है तो आपको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से आप प्रोटीन निकाल सकते हैं, जो कि हम सबसे ऊपर अपनी उंगली पे काउंट करें तो पीनट बटर रहता है, आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। बट इसके अलावा भी नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप नहीं ले रहे तो विटामिन बी आपके डाइट में थोड़ा कम रहता है। तो स्पेशली अगर आप एथलीट हो, मेक श्योर करें कि आप कैल्शियम विटामिन डी अलग से ले रहे हैं, विटामिन B12 अलग से ले रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सप्लीमेंट लेते रहें, क्योंकि एथलीट के लिए थोड़ा एक्टिविटी लेवल हमसे थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से नीड्स अपनी कंप्लीट करके रखनी चाहिए एक आइडियल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। डॉक्टर श्रेया, थोड़े से जो मिथ है चाहे हमारे लोक जीवन में शामिल मिथ हो, एक मिथ तो ये कि किसी ज़माने में साहब गामा पहलवान दिन में 1 किलो बादाम खाते थे, फिर 1 किलो घी पी जाते थे, और फिर उसके बाद ये करते थे और 5 किलो दूध पी जाते थे। और फिर कुछ ये भी कहा जाता है कि साहब घी दही दूध हम खूब खाते पीते हैं, खास तौर पर हरियाणा का जहाँ आपने जिक्र किया कि हम तो भाई घी दूध दही खाते हैं, इसलिए हमारी जो फिटनेस बहुत अच्छी है और हम इसीलिए अच्छा खेल पाते हैं। तो बताएं कि ये घी दूध दही और ये पहलवानों का 1 किलो बादाम खा जाना या 1 किलो हलवा खा जाना,
ये बात कितनी सच है और क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? खा रहे हैं या नहीं, ये सच है या नहीं, ये मैं बता नहीं सकती। पर जो बोलते हैं कि खाते हैं, उस हिसाब से अगर कोई एथलीट खा रहा है इतना, तो वो बर्न ऑफ भी कर पा रहा है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ एक्सेस में तो कंज्यूम नहीं ही करनी चाहिए। ये तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जहाँ तक आपने बात की बादाम की, बादाम, नट्स, किसी भी तरीके के नट्स, आपके खरबूजे के बीज हो गए, आपके कैशू नट्स हो गए, तो ये सब ओमेगा 3 बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है इनमें। तो ये तो आपको अपनी डाइट में रखने ही चाहिए। सबसे ईजी होता है आप एक एथलीट के लिए एक स्मूदी बना लेना, जिसमें पीनट बटर है, थोड़े नट्स हैं, आपका थोड़ा प्रोटीन पाउडर इंक्लूड कर पाएं। लेकिन बहुत सारे नए नए शोध आते हैं, अब स्मूदीज के खिलाफ भी एक पूरा वर्ग खड़ा हुआ है कि स्मूदीज बिल्कुल बेकार होती हैं। स्मूदी में आप आइसक्रीम मत डालिए, आप उसमें हेल्दी चीज़ें रखिए, आप बनाना डालिए, आप फ्रूट्स डालिए, ब्लूबेरीज डालिए, फ्रोज़न फ्रूट्स डालिए, तो वो कोई नुकसानदायक नहीं है। पर हर चीज़ मॉडरेशन में, हर चीज़। आप एक्सेस ज़्यादा करेंगे हर चीज़ का, तो वो तो नुकसानदायक कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है। और घी दूध दही जो सब हम जिसको खाते हैं, सूट कर रहा है वो ले। घी दूध दही भी अपने अच्छी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये बताएं कि अब जब पूरा विज्ञान एक तरह से हमारे साथ है और आप जैसे लोग टीम के साथ भी, आप भारत की टीम के साथ भी जाती हैं, तो क्या ये आपकी विशेषज्ञता का फर्क अब क्या फील्ड पर भी नजर आता है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर भी नजर आता है? तो अभी तक, क्योंकि बिल्कुल ही नया फील्ड है जैसे मैंने आपको बताया, और अभी तक जिस हिसाब से टीम्स चलती आई हैं, टीम के हर स्टाफ को भी एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का इम्पोर्टेंस पता लगने में टाइम लगेगा कि हम किस किस क्षेत्र में हेल्प कर सकते हैं। अभी तक टीम के साथ कोचेस ट्रैवल करते थे, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रैवल करते थे, मस्यूस ट्रैवल करते थे, और एक डॉक्टर ट्रैवल करता था जो कि खांसी जुकाम बुखार देखता था। तो एकदम से हम जाके लोगों को उनके काम में इंक्लूड नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये स्टेप आएगा कि हम फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए। हम कोचेस की हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है अगर, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इस हिसाब से कि किस स्पेसिफिक प्लेयर का, अगर हम जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे काम करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक अगर हम फील्ड टेस्ट करें और अगेन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच से डिस्कस करें कि किस स्पेसिफिक प्लेयर के किस एस्पेक्ट पे काम होना चाहिए, फिर जहाँ हेड कोच रहते हैं, बाकी कोचेस रहते हैं, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं इन डेटा बेस्ड बैकिंग की कौन सा प्लेयर प्लेइंग 11 में होना चाहिए। तो उस हिसाब से हेल्प तो डेफिनेटली हो सकती है। वो सब चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, एकदम से इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइकिल चल रही है, आप उसका पार्ट बन रहे हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट वॉक इन एंड डिक्टेट। थोड़ी सी मिसयूज की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ये शब्द ज़्यादा मशहूर हो गया। सचिन के एक फेवरेट मैसेज थे, माने मामा, क्योंकि माने मामा मालिश करेंगे हर मैच के बाद, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ और क्रिकेट टीम के साथ मैसेज चलते हैं। लेकिन वहीं जो बाहर की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या उनके साथ कोई मालिश वाला नहीं होता। तो ये लोग आश्चर्य भी करते हैं कि भाई भारतीय खिलाड़ियों को हर बार वनडे खेलने के बाद ये सारे खिलाड़ी मालिश की इनको दरकार क्या होती है? क्या कारण है कि हमारे खिलाड़ियों को मालिश की ज़रूरत पड़ती है, और क्या कारण है कि बाहर के खिलाड़ियों को ज़रूरत नहीं पड़ती? सर, बाहर के भी कुछ टीम्स के साथ ट्रैवल करते हैं, और मसाज आफ्टर अ गेम रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। अगेन ये साइंटिफिकली बैक्ड है कि आपके, जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रेचिंग, तो गेम के दौरान या कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वज़न लिफ्ट कर रहे हो, उसमें आपके छोटे छोटे मसल टीयर होते हैं, जो कि अगर आप स्पेसिफिकली जैसे जिम जा रहे हो, वो छोटे छोटे मसल टीयर ही बाद में हील करके आपके मसल को थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाएंगे। उसमें आप प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन जाके लगेगा, आपका मसल अच्छे से बिल्ड होगा। अब जैसे मैंने कूल डाउन बोला कि आप जब कूल डाउन करते हो, आप उस टीयर को प्रॉपर अलाइन करते हो ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। मसाज भी उसी में ही हेल्प करती है कि आपकी बॉडी, एक तो आपकी बॉडी जिस भी तरीके से न्यूट्रिशन या जो भी यूज़ कर रही है और थोड़े बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको भी ड्रेन करने में, सर्कुलेशन बढ़ाने में, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी, उस सब में हेल्प करती है। तो ये साइंटिफिकली बैक्ड है कि इट हेल्प्स। तो दैट इज़ वाई अगर कोई टीम नहीं कर रही, गुड इनफ, हमारी टीम्स को मिल रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब जाते जाते श्रेया बताएं कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन, खास तौर पर आप जैसे युवा डॉक्टर्स हमारी टीम्स के साथ जा रहे हैं, और अब नई एक खेल नीति भी हमारी आई है जिसमें ओवरऑल खेल की ग्रोथ पर जोर दिया गया, उसमें आप जैसे लोग भी शामिल हैं। बताएं, धीरे धीरे आप जैसे लोग हमारे स्पोर्ट्स की टीम्स के साथ जुड़ेंगे या दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, इससे क्या हमारे खिलाड़ियों की, क्योंकि
खेल का जब भी ज़िक्र आता है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस से आँका जाता है कि आप इस खेल में अच्छा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी सुविधाएँ प्रदान की उसका उन्हें लाभ मिला, और नहीं तो खिलाड़ियों को गालियाँ पड़ती हैं और वो अपरोक्ष रूप से कोचेज़, डॉक्टर्स को भी पड़ी जाती हैं। हाँ। बताएँ कि इन सब से क्या हमारे खिलाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ रहा है या पड़ेगा? एक बहुत पर्सनल लेवल पे मैं ये आंसर दे सकती हूँ कि मैंने जिन एथलीट से इंटरेक्ट करा है, स्पेशली मेरे ओपीडी में या यहाँ पे भी जो मैं टीम के साथ गई, तो फ़र्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि एक हमारे इंडिया में एथलीट को अभी स्पेसिफिकली जो नेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे, इनफैक्ट नेशनल लेवल पे भी जो खेल रहे हैं, इतनी समझ नहीं है, उनको बस गेम खेलना आता है। तो अगर हमसे उनको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, चलो आप ठीक तो कर ही रहे हैं, ठीक नहीं भी हो रहे हैं, जो भी उस पर तो काम चल ही रहा है इंजरीज पे, इसके अलावा उनको ये इन्फॉर्मेशन देना कि आपका डाइट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप, ये सब कितना ज़रूरी है, तो ये एक इंट्रैक्शन में भी अगर आप कर पाओ और एथलीट इनमें से एक भी चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड कर ले, तो परफॉर्मेंस तो बढ़ती ही है। हालांकि साइकोलॉजी एक अलग चीज़ होगी, लेकिन फिर भी जैसे चूंकि खिलाड़ियों के किस्से जनमानस में आम होते हैं, तो बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि साहब हम रात भर नहीं सोए कि सुबह हमको जो आज परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम विकेट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आज मैं ये नेशनल रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा। तो वो एक परफॉर्मेंस को लेकर खिलाड़ी में उसका इवेंट होने से पहले कुछ किस्म का मनोवैज्ञानिक दबाव तो रहता ही, कई लोग सो नहीं पाते, लेकिन कुछ उल्टे उदाहरण भी हैं कि बहुत आसानी से पूरी खराटे वाली नींद निकालते हैं, फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, इससे कैसे डील करते हैं? मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ ये जवाब देने के लिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अपनी अलग जगह है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं देना चाहूँगी कि हर इंसान अलग तरीके से बना है। अब ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपको और मेरे को भी हो सकती है, आपके इंपॉर्टेंट शो से पहले आपको, मेरे किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले मेरे को। तो हर इंसान को, जिस स्पेशली एथलीट, अगर वो इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है, हर एथलीट का अपना तरीका होता है इस सबसे डील करने के लिए, और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अभी तो हमने बस स्पोर्ट्स मेडिसिन इंट्रोड्यूस करा है टीम्स के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एस्पेक्ट्स हम वन ऑन वन तो एथलीट से डिस्कस करके थोड़ा संभाल लेते हैं, पर जैसे इस टूर के दौरान भी थोड़ी सी ये चीज़ें आई इधर उधर, वन ऑन वन अब हम संभाल लेते हैं, पर हम एक्सपर्ट नहीं हैं इन चीज़ों को डील करने के लिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर कर पाओगे, आप अपना इनपुट दे पाओगे, मैं अपना दे पाऊँगी, पर ये जगह साइकोलॉजिस्ट की है, दे हैव देयर साइंटिफिक वेज टू डील विद इट। तो ये इस आंसर को मैं थोड़ा इंक्लूड नहीं करना चाहूँगी। अब आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में थोड़ी ताक झांक करते हैं और अब आपका पर्स या बैग खंगालते हैं। होता ये है कि जैसे ही कोई इंजरी होती है, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए या कोई भी बड़ा खिलाड़ी, तो एक आप जैसा डॉक्टर अपना बैग लेकर वहाँ भागता है और खिलाड़ी को जांचता है, कुछ स्प्रे वगैरह भी लेकर जाते हैं, कई दफ़े शायद वो काम ना आए, सीरियस इंजरी हो और नहीं भी हो तो स्ट्रेचर भी लाते हैं। तो आप क्या क्या चीज़ें अपने उस बैग में रखती हैं और वो कहाँ तक काम आ पाती हैं, और उसके बाद अगर वो काम ना आए तो उस वक्त आप क्या करती हैं? तो सबसे पहले तो कोई भी इंजरी अगर फील्ड पे होती है तो फर्स्ट चीज़ होती है असेस करना। अब अगर हमने देखा है कि इंजरी किस तरीके से हुई है, जहाँ हमें पता है कि इसके पैर मतलब पे आप लगे है, भाग कर पहुँचती है तब तक हाँ, असेस भी कर लेती हैं? नहीं नहीं, तो क्योंकि सामने ही हो रहा है इसीलिए फील्ड साइड बैठने का इम्पोर्टेंस है कि आपको दिख जाता है इंजरी कैसे हुई है। तो सबसे पहले तो अगर एथलीट रिस्पॉन्ड कर रहा है, सीधा पूछना होता है कहाँ पे दिक्कत है, और आप अगर पैर में दिक्कत है आप प्रेस करके देखो कि अगर ज़्यादा आप उसको टेंडरनेस नहीं है तो हो सकता है बोनी इंजरी कोई ना हो, ये बेसिक असेसमेंट होता है। तो अगर कोई मेजर इंजरी नहीं है, हम आइस पैक्स लगा के, डाइक्लो स्प्रे लगा के भेज देते हैं। सेकेंड स्टेप होता है कि अगर कोई एथलीट, अब आप पूछ रहे हैं बैग में क्या होता है, तो वो बैग खोलने की ज़रूरत मेरे को मेजरली आज तक पड़ी नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती हैं अगर वो यूज़ करनी पड़ गई तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर एथलीट एज वेल एज एवरीबडी प्रेजेंट देयर। तो बैग में होते हैं हमारे हर तरीके की इमरजेंसी के लिए चीज़ें। सबसे पहले होती है आपकी रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, उसमें अगर इंट्यूबेट करना पड़ जाए उसके हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं। आपके एयरवे अगर ब्लॉक हो रहा है उसके लिए एक चीज़ हम बोलते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे, वो रहते हैं। फिर अगर मुंह से भी नहीं डाल पा रहे तो नाक से डालने के लिए होता है नेज़ोफेरेंजियल एयरवे। देन अम्बू बैग होता है, आपने देखा होगा जब CPR या कोई भी देते हैं तो एक बैग प्रेस कर रहे होते हैं, तो वो बैग होता है। एक हमारी नेक, अगर हमें सर्वाइकल स्पाइन पे इंजरी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक सर्वाइकल कॉलर होता है। देन बाकी आपका अगर IV लगाने की ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग्स रहते हैं विच इंक्लूड एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स वगैरह, जो इमरजेंसी ड्रग्स रहते हैं सारे।
इसके अलावा तो बैंडेजेस, आपके स्प्लिंट्स, कोई भी फ्रैक्चर हो स्प्लिंट करना पड़ जाए तो फॉरसेप्स, यही सब चीज़ें रहती हैं। इतना खोलने की ज़रूरत ना पड़े इसमें तो उतना अच्छा होता है। लेकिन बैग लेके भागते हुए बिल्कुल। नज़र तो आते हैं। हाँ जी, वो तो करना पड़ता है, सेफ साइड श्रेया, हमेशा। जो बड़ी इंजरी हो जाती है तो एथलीट के लिए भी दुखदाई होता होगा, आपके लिए भी, क्योंकि जब स्ट्रेचर पर खिलाड़ी जाता है तो ये अच्छा दृश्य नहीं होता है। तो उस वक्त आप वहीं फील्ड में रहती हैं या उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को इंजर्ड हो गया उसके साथ आपको हॉस्पिटल भी भागना पड़ता है? ऐसी अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट अगर कोई इतनी इंजरी है कि हॉस्पिटल जाना पड़े तो डेफिनेटली एज अ टीम डॉक्टर जाना पड़ता है, क्योंकि अलोंग विद अ टीम डॉक्टर एलओसी डॉक्टर भी होता है, जो कि फील्ड साइड न्यूट्रल एक डॉक्टर होता है जो कि ये काम कर सकता है। अगर हम एथलीट के साथ मूव करें तो डेफिनेटली इफ़ एनीथिंग एथलीट के साथ जाना पड़ता है। खिलाड़ियों को इंजरीज होती हैं, आपने एक दो का जिक्र किया, लेकिन एक इंजरी सचिन के टाइम में बहुत मशहूर हुई थी, टेनिस एल्बो, यानी बहुत सारी इंजरीज, और उसमें एक दो चार पांच सर्जन्स का नाम आता है कि ये सर्जन बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, खिलाड़ी उनको पसंद भी करते हैं। तो बताएं कि ये जो इंजरीज होती है कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, और क्या सर्जरी सर्जन पर भी ये डिपेंड करता है कि उसकी सर्जरी से, या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक है कि एक खिलाड़ी ठीक हो जाएगा या जल्दी ठीक हो जाएगा, या किसी सर्जन के पास गए तो हो सकता है लेट ठीक हो? इंजरी कहाँ कहाँ होती है तो बहुत स्पोर्ट मेजर स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे आपके क्रिकेट में कॉमन इंजरी हम बोलते हैं कि आपके, क्योंकि ट्विस्टिंग एक्शन ज़्यादा है, स्पेशली जब आप बैट्समैन हैं, तो उसमें स्पाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे फुटबॉल में एंकल स्प्रेन, हैमस्ट्रिंग इंजरी आपका बहुत कॉमन है। आपके किसी भी बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट में फेशियल ट्रॉमा थोड़ा कॉमन है। तो हर स्पोर्ट के स्पेसिफिक इंजरीज होते हैं। और जो आपने दूसरी बात की कि एक स्पेसिफिक सर्जन के पास अगर एथलीट जा रहा है, तो स्पोर्ट्स में अगर स्पोर्ट्समैन के साथ अगर कोई डॉक्टर एसोसिएट हो रहा है तो वो तो बहुत वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। अगर आपका कोई एथलीट फ्रेंड किसी डॉक्टर से ठीक हुआ है तो उसको थोड़ा ट्रस्ट तो रहेगा उस डॉक्टर पे। तो अब हर सर्जन का ये रहता है कि अगर किसी ने n नंबर ऑफ सर्जरीज की हैं, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट होगा उस सर्जरी में, इंस्टेड ऑफ किसी की फर्स्ट टाइम है। ये तो हर प्रोफेशन के साथ होता है। तो अगेन वो तो इट्स जस्ट अ थिंग दैट हैपेंस विद एनी प्रोफेशन, आई फील। वे युवा लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर जो खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं या खेल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वे स्वस्थ रहें और उनको इंजरी ना हो, इसके लिए संक्षेप में क्या क्या सलाह उनको दोगी? तो एक तो आप कोई भी वर्कआउट या कोई भी गेम खेलने से पहले, अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आपका वार्म अप अच्छा होगा तो आपके इंजरी वैसे ही कम हो जाएंगी। वार्म अप में क्या होता है कि आपकी मसल्स एक्टिवेट होते हैं थोड़े। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही भागने लग जाएंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चांस ज़्यादा हैं, इंस्टेड ऑफ अगर आपकी मसल थोड़ी सी वार्म्ड अप होगी। दूसरा, अगेन आई कैन नॉट से दिस इनफ कि आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एथलीट भी नहीं है, फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, तो आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हाइड्रेशन। अगेन आपको, आप स्पेशली अगर एंड्योरेंस स्पोर्ट में हो, आप अगर आधे घंटे भी भागे हो या 45 मिनट्स भी भागे हो, इसलिए ड्रिंक्स ब्रेक भी होता है कि आपको बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स तो थोड़े लेने चाहिए। स्पेशली अगर आप, हमारे देश में बहुत गर्मी रहती है, स्वेटिंग आपकी अगर हो रही है, तो उस हिसाब से नहीं, विंबलडन में भी टेनिस के खिलाड़ी बीच बीच में केले खाते हुए दिखते हैं। बिल्कुल। तो केला, हाँ, ये प्री वर्कआउट में आपका केला इज़ अ गुड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। तो ये सब आपको प्री वर्कआउट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अवॉइड करें, रोटी सब्जी अवॉइड करें। आप वर्कआउट से पहले केले जैसी चीज़ खाएं। वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर अंदर मेक श्योर करें कि आप कुछ प्रोटीन रिच खा रहे हैं, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आपकी मसल रिकवरी में प्रोटीन बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कूल डाउन भी उतना ही ज़रूरी है, अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न श्रेया, ये महिलाओं से संबंधित है, ख़ास तौर पर ये तब चर्चा में आया जब पेरिस ओलंपिक में मीराबाई चानू ये कह रही थी कि वो पदक से इसलिए चूक गई कि उस वक्त उन्हें पीरियड्स आ रहे थे। तो महिलाएं चूँकि खेलती हैं और खेलने के समय बहुत सारी महिलाओं को हो सकता है पीरियड्स वाली शिकायत हो, तो क्या इससे उनकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है? एक बात। और दूसरी बात, क्या पीरियड्स के दौरान खेलने से उनको कोई इंजरी या दूसरे चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, या दूसरी परेशानी भी फील्ड में होती है? थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत मेजर, बहुत ही मेजर क्वेश्चन है ये पूरे स्पोर्टिंग
फील्ड में, स्पेशली विमेन स्पोर्ट्स में। मैंने खुद अपने सामने एक्सपीरियंस किया है कि अगर पीरियड्स होते हैं तो एथलीट्स ट्रेनिंग मिस कर देती हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स मिस कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पहले तो समझना कि पीरियड्स जब होते हैं तो आपकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। 2 हार्मोन्स रहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो कैसे प्ले अराउंड कर रहे हैं पूरे आपके 28 डेज साइकिल में। अगर एक एथलीट ये समझ ले तो उसको अपना वर्कआउट उसके अराउंड ऑल्टर करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ टीम्स हैं जिसकी कुछ फीमेल कोचेज़ हैं, फॉरगेटिंग किस टीम के बारे में मैंने पढ़ा था, पर उस कोच ने एथलीट्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड ही उनका पूरा ट्रेनिंग ऑल्टर कर लिया। क्योंकि आपका जो 28 डे साइकिल रहता है, अब 28 हम एवरेज बोल रहे हैं, तो उसमें आपके फर्स्ट 7 डेज, फर्स्ट 14 डेज आपकी बॉडी में हार्मोन्स अलग तरीके से प्ले अराउंड कर रहे होते हैं, लास्ट 14 डेज में अलग तरीके से प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। तो अगर हमने समझ लिया हम किस फेज़ में हैं, किस टाइम पे, तो हमें बेस लाइन पे आना ना थोड़ा इजी हो जाता है कि और जैसे अगर एथलीट समझते हैं कि जब पीरियड्स हो रहे होते हैं उस समय इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली गलत बात है। जब हम पीरियड से 14th डे पे होते हैं तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन सबसे हाई लेवल पे होता है, और ईस्ट्रोजन जब सबसे हाई होता है तो हमारे लिगामेंट्स उतने ही लैक्स होते हैं। दैट इज़ द टाइम जब हमारे इंजरी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, और यही टाइम हो रहा होता है। ईस्ट्रोजन एक एथलीट को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराता है, थोड़ा लाइक पावरफुल फील कराता है, तो दैट अलॉन्ग विद लिगामेंट लैक्सिटी थोड़े इंजरी के चांस बढ़ा देते हैं। ये साइंटिफिक है। तो अगर एक एथलीट को ये सब नॉलेज है तो थोड़ा ईजी हो जाता है उसके लिए डील करना। अलॉन्ग विद दैट, इंडिया में हम बात नहीं करते कि पीरियड प्रोडक्ट्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं वो क्या कर रही है पेन कम करने के लिए। अगेन, हर मेडिसिन लेना या नहीं लेना एथलीट का चॉइस है, पर एक्सप्लेन करना कि मेडिसिन कर क्या रही है और प्रोडक्ट्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर बस हम पैड नहीं यूज़ करना चाहें, बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप एक डॉक्टर की मदद लें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ये तो डॉक्टर की मदद, या बस एजुकेट करना है अपने आप को, कैसे भी कर लो। डॉक्टर से बात करनी है आप डॉक्टर से कर लो, कहीं से भी। आज तो एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं अपने आप को एजुकेट करने के लिए, आप कहीं से भी एजुकेट कर सकते हो। डॉक्टर श्रेया, आप आई और स्पोर्ट्स मेडिसिन पर हमारे श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, आपका हृदय से आभार।